गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारी कंप्लीट 80 दिनों की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। एंड आपको पता है एसबीआई पीओ क्लर्क सबके एग्जाम आने वाले हैं, तो अभी हम एसबीआई की बात करेंगे कि इन 80 दिन में हम अपनी रीजनिंग को कैसे बेस्ट बना सकते हैं। ठीक है, कैसे इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। देखो ये ना सबसे आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसी में आपकी प्री इजीली क्वालिफाई करने के चांसेस होते हैं। अगर आपने इसी को भी प्रैक्टिस में धीरे कर लिया तो देन फिर आपके सिलेक्शन में बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम इसी को देखते हैं कि हमारी इसकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, तो चलिए हम बिना समय गवाए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें क्या करना है। हमें कंप्लीट 75 डेज में फॉर रीजनिंग सेक्शन। तो हमें ना इन 75 डेज का हमें एक पूरा चार्ट बना लेना है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, किन टॉपिक पे ध्यान देना है, क्या नहीं देना। ठीक है, देन उसके बाद फोकस ऑन प्री प्लस मेंस टुगेदर। ठीक है, तो ये नहीं कि हमें प्री पे ध्यान देना है, हमें मेंस के क्वेश्चन भी लगाने हैं, क्योंकि अगर आप मेंस की अभी प्रैक्टिस नहीं करेंगे देन उसके बाद आपके पास कितना ही टाइम बचेगा। आपको एग्जाम वाले ज्यादा दिन नहीं देते, कम से कम 20 या 30 इतने ही दिन मिलते हैं। उसमें आप सारे सब्जेक्ट कैसे लेके चलोगे, उसमें बस आपके पास में रिवीजन का ही टाइम होता है। तो अभी से अपनी मेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करो, दोनों को साथ में लेके चलो। देन डेली प्रैक्टिस विद स्मार्ट एनालिसिस। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, बिल्कुल भी बीच में एक भी दिन आपको स्किप नहीं करना है। डेली प्रैक्टिस करोगे आपकी स्पीड वगैरह भी बढ़ती रहेगी और एनालिसिस भी करना है। अगर आपकी मिस्टेक हो रही है तो देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है। ठीक है, देन हाई स्कोरिंग टॉपिक फर्स्ट स्ट्रेटेजी। आपको ना अपनी वो टॉपिक देख लेंगे कि आपको किसमें ज्यादा हाई स्कोर मिल सकते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करते हैं ना, तो रीजनिंग में जो हमारे हाई स्कोर मिलते हैं वो आपके पजल में आते हैं, देन सिटिंग अरेंजमेंट में। तो हमें खूब सारा इन दोनों की प्रैक्टिस करनी है सबसे ज्यादा से ज्यादा। देन स्पीड प्लस एक्यूरेसी एंड सिलेक्शन। ये मैंने आपको बताया है कि स्पीड कैसे आएगी। स्पीड आपकी डेली प्रैक्टिस करने से ही आएगी। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करोगे खुद ब खुद स्पीड आती रहेगी। इसको 500 1000 जितनी हो सके क्वेश्चन लगा डालो आप अपने। ठीक, ओके, देन अब हम चलते हैं हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की। कौन कौन से हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे इसमें रिव्यू, पजल, सिटिंग अरेंजमेंट प्लस 50% वेटेज। इनका आपका 50 से 60 और ज्यादा ही रहता है इसमें आपका जो वेटेज रहता है। तो आपकी इनकी तो खूब खूब सारी प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत सारी। ठीक है, देन उसके बाद सिलॉग्स, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इनकी भी प्रैक्टिस करनी है। खूब सारे डेली क्वेश्चन लगाने। देन उसके बाद आपके डायरेक्ट डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये आपका रहता है। देन उसके बाद आपके अल्फान्यूमेरिक सीरीज एंड पेयर फॉर्मेशन रहते हैं। देन इनपुट, आउटपुट एंड क्रिटिकल रीजनिंग फॉर। ये जो आपका होता है फोर्थ वाला पार्ट जो होता है ये आपका मेंस में आता है। ठीक है, तो इसकी भी आप प्रैक्टिस करते रहो क्वेश्चन की, ये नहीं कि आप इसको मेंस के लिए छोड़ दो। अभी इसके कॉन्सेप्ट सीख लो, प्रैक्टिस करते रहो, सारे सबकी प्रैक्टिस करनी है आपको। ठीक है, आप देखो देख लोगे सब में आपकी प्रैक्टिस ही चलेगी। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा मारे और आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो आपको सब में प्रैक्टिस ही करनी है। डेली स्टडी प्लान ए टू जेड। डेली स्टडी प्लान हम कैसे बनाएं। सबसे पहले आपको 2 घंटे पजल प्रैक्टिस डेली करनी है। आपको डेली पजल की प्रैक्टिस करनी है 2 घंटे। ठीक है, आपके देखो इसमें और भी सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको अपने हिसाब से टाइम निकाल लेना है कि एक डेली की टू डे लिस्ट बनानी है। उसमें आपको देखना है कि आपको क्वांट को कितना टाइम देना है, रीजनिंग को कितना टाइम देना है, इंग्लिश और जियो टाइम का कैसे आई हो आप कर रहे होंगे, सबको कितना टाइम देना है। तो अपने हिसाब से आप टाइम टेबल बना लो, देन उसके अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, देन 1 घंटे कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना है। पहले अगर आपको कोई चीज की मिस्टेक लगी, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो उसका एक बार क्लास देखो, कॉन्सेप्ट देखो कि हाँ इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, देखने के बाद उसके बाद जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। 30 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं, उससे आपको ना पता लग जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आ रहे हैं, वेटेज क्या रहता है, कौन से क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आ रहे हैं, कितने कितने नहीं आ रहे हैं। तो आपको उससे ना आइडिया हो जाएगा कि किन की क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए और किन की नहीं करनी चाहिए। ठीक है,
एक्सेप्शनल मॉक एंड अनलाइज। आपको इन दिनों में डेली मॉक देना, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना कि आपने आपका अगर एक चैप्टर रह गया तो आप उसको लगना नहीं। अब आपने उसमें जितना पढ़ लिया ना, आपको उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी का रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। इसीलिए आप डेली मॉक लगाओ, डेली आपको मॉक लगाना है, दिन उसी दिन आपको एनालाइज करना है, ठीक है। मॉक लगाओगे आपकी स्पीड खुद बढ़ जाएगी। अगर आपने मॉक नहीं लगाया, देन एग्जाम में कुछ ही दिन बचे, देन आपने उसमें मॉक लगाया तो फिर वो बहुत ही दिक्कत रहेगी। तो आपको डेली मॉक लगाना है और उसको एनालाइज भी करना है। मॉक कैसे लगाना है आपको, ठीक है। एनालाइज कैसे करोगे, पहले मॉक लगाया, देन उसमें आपको देखना है कि आपके कौन से क्वेश्चन रह गए हैं और कौन से आपके छूट गए हैं और कितनी आपकी गलती हुई है। मिस्टेक देखो, दोबारा करो क्वेश्चन, दोबारा अटेम्प्ट करो उन क्वेश्चनों को, जो आपके रह गए हैं उनको भी दोबारा लगाओ। इससे आपकी प्रैक्टिस रिवीजन भी होता रहेगा और प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो आपको डेली मॉक लगाना है, ठीक है। देन आपका मेंटेन मिस्टेक नोटबुक फॉर वीक एरिया। जितनी भी आपकी वीकनेस हो रही है, जितनी भी आपकी मिस्टेक हो रही है, आपको एक नोटबुक में नोट कर लेना है। देन फिर आपको ना पता लग जाएगा कि हाँ हमारी कौन से टॉपिक में गलती है, कौन से टॉपिक में हमारी गलती नहीं है, और फिर हमें किस पे ज्यादा काम करना चाहिए, किसको हमें टाइम कम देना चाहिए। तो इसके हिसाब से आप अपनी डेली लिखा करो नोटबुक में कि हाँ मैंने आज ये करा, तो इसमें हमारी जो आप डेली टू डू लिस्ट बनाओगे ना, उस पर ही लिख दिया करो साइड में कि हमने ये कर लिया, अगर इसमें ये हमारी गलती हो गई, ये नहीं करा, इस पर इसको दोबारा रिवाइज करना है। तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। देन हम फिर देख लेते हैं मॉक टेस्ट एक्यूरेसी। अब हम देख लेते हैं मॉक टेस्ट की एक्यूरेसी कैसे आएगी, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले ना आपको मॉक टेस्ट में क्या करना है, आपको ना इजी क्वेश्चन लगाने हैं, ठीक है। ये अगर आप पहले ही हार्ड क्वेश्चन पे कूदोगे तो फिर आपका जो मोटिवेशन वो तो कम होगा ही, फिर आप और पैनिक करोगे कि हमारे नंबर नहीं आ रहे, एग्जाम पास आने वाले, हम क्या करें। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन को टारगेट बनाओ, ठीक है। उससे आपका थोड़ा मोटिवेशन भी बढ़ जाएगा, देन फिर आपको समझ में आने लगे। तो इसमें क्या लिखा आपका, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। डायरेक्ट आपको न्यूज पे नहीं करना, डायरेक्ट आपको हार्ड क्वेश्चन नहीं करने, ओनली आपको करनी है इजी क्वेश्चन। Then never waste more than 2 minutes on puzzle। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मान लो कोई पजल आ गई आपके आगे, तो उसमें आपका चलो 1 मिनट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, 2 मिनट 3 मिनट आपने उसी पजल पे लगा दिए, तो भैया उसे अवॉइड करो, देन आगे जाओ। क्योंकि एग्जामिनर ना एक ही क्वेश्चन ऐसे जरूर देता है कि जिसमें आप भटको, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उसी को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, नहीं, उसको तुरंत अगर 2 मिनट से ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में लग गए, पजल नहीं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके 2 मिनट से ज्यादा लगे, अगर वो क्वेश्चन 2 मिनट का है और आप उसमें 2 मिनट से ज्यादा कूद गए, तो उसको तुरंत स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। 35 क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग में, जरूरी थोड़ी आपको उसी 5 नंबर पे वेस्ट करने अपने क्वेश्चन, दोबारा लगाओ, बाकी क्वेश्चन लगा के, देन लास्ट में अगर आपके पास टाइम बचता है देन उसको आके देखो। तो सबसे पहले आपको ये मिस्टेक तो बिल्कुल अवॉइड करनी है, ठीक है। ये नहीं कि उसी पजल पे रगड़ने जा रहे हो आप अपने आप को, नहीं, उसको स्किप कर दो, देन आगे की क्वेश्चन देखो, ओके। देन एनालाइज एवरी मॉक डीपली। ये जरूरी नहीं आपको एग्जाम में करना है, ये जो पजल आ रहा है इसकी पहले जरूरी है कि आप एग्जाम में इसके अप्रोच को अपनाओगे, नहीं। अगर आप यहाँ अपने कहीं भी लाइब्रेरी में अभी मॉक लगा रहे हो तो तब भी ये करो। अगर कोई हार्ड पजल आती है जो ज्यादा टाइम मांग रही है तो उसको स्किप कर दो, ठीक है। देन हमारे एनालाइज एवरी मॉक डीपली, और आपको अपने बुक को इजीली एनालाइज करो डीपली एकदम। ये भी जो ऊपर से करा, हाँ हमको आता है, ये तो आता है, फिर देन दूसरे मॉक पे चलेगा, तो आपके स्कोर तो फिर आपके लिए स्टक रहेंगे ना। अगर आप उसको एनालाइज नहीं करोगे तो फिर बढ़ेंगे कहाँ। बहुत बच्चे कहते हैं हमारे स्कोर स्टक हो रहे, हमारे इससे ऊपर ही नहीं बढ़ रहे, हम क्या करें। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे आप कैसे ऊपर जाओगे अपने स्कोर को लेकर। अगर आप एनालाइज नहीं करोगे, उसी को बस ऊपर ऊपर से करिए, हाँ हाँ ये आता है, देन दूसरे, तो आपकी मॉक में स्कोर इतने ही रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे। अच्छे से देखो, दोबारा ना क्वेश्चन दूसरे मॉक में आते हैं, फिर आप देखना एक बार नहीं करोगे, 2 बार नहीं, हमें तीसरी बार तो हो जाएगी ना, कब तक मिलेंगे। तो इसलिए अच्छे से प्रैक्टिस दोबारा कर लिया करो मॉक की,
उन मॉक के क्वेश्चन में, ठीक है। देन ट्रैक एक्यूरेसी टॉपिक वाइज, ट्रैक एक्यूरेसी टॉपिक वाइज यानी कि टॉपिक वाइज आपकी एक्यूरेसी आपको आनी चाहिए। मान लो अल्फान्यूमेरिक है, उसके क्वेश्चन लगा लो, कम से कम लगा लो 3 बच्चे 1000-2000 क्वेश्चन लगा के बैठे होते हैं जिन्हें एग्जाम क्रैक करना होता है। मैं खुद कितने क्वेश्चन लगा, रीजनिंग में कितने लगा, मेरे स्कूल रीजनिंग का जो मॉक का सेक्शन है वो आपका 30+ से ऊपर ही आता है हमेशा, इससे नीचे आते ही नहीं, क्योंकि मैंने इसके इतने क्वेश्चन लगा रखे हैं कि कोई भी क्वेश्चन लोगे मुझे ज्यादा टाइम लगता ही। तो कम से कम मेरे से और भी बच्चे जिन्होंने मुझसे भी ज्यादा क्वेश्चन लगा रखे हैं, जिन्हें एग्जाम क्रैक करना है, जिन्हें निकालना है, तो प्रैक्टिस से मत डरो। क्वेश्चन में मत डरो कि आपने 50 क्वेश्चन कर लिया और आप थक गए, नहीं, कम से कम 500 1000 जब तक उस टॉपिक के, जब तक आपको उस टॉपिक में पूरे परफेक्ट नहीं हो जाते, एक भी मिस्टेक नहीं आती, 100% एक्यूरेसी नहीं आती है, उसकी प्रैक्टिस लगाना मत छोड़ो, ठीक है। तो डेली आप प्रैक्टिस करोगे, डेली करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ जाएगी। देन रिवाइज शॉर्ट नोट, शॉर्टकट्स एंड पजल पैटर्न रेगुलरली पजल के रिवाइज करनी है। शॉर्ट जितने भी आपने कॉपी में नोटबुक बना रखे होंगे, ये नहीं कि इन टाइम आप सारी रीजनिंग की क्लास देखने लग जाओगे, नहीं, आपको सारी क्लास नहीं देखनी कि आपने ऐसे तो फिर आपका टाइम ही वेस्ट होगा। 1-2 घंटे की क्लास होगी उसी में लगा दोगे, तो आपने नोट्स अगर बना रखे हैं ना तो उस नोट्स को रिवाइज करो। नोट्स को रिवाइज करने में मुश्किल से 15-20 मिनट ही लगते हैं, कम ही लग जाते हैं अगर मान के चलो, अगर जो बच्चा डेली रिवाइज करता है तो नोट्स को रिवाइज करो, देन उसकी प्रैक्टिस करो, आपका टाइम भी बचेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर इसके बाद आप अपने दूसरे सब्जेक्ट पे ध्यान दो, क्योंकि इसमें इसे तो नहीं करना, आपको पॉइंट भी करनी है, आपको इंग्लिश भी करनी है, आपको जीओ भी करनी है, आपको करंट अफेयर्स भी करनी है, सब करना है आपको। तो इसमें रीजनिंग आप ज्यादा ही 1-2 घंटा ही दो बस, ठीक है, क्योंकि सबसे इजी आपका होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये आपके लिए हार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, अब हम कुछ गोल्डन सक्सेस टिप्स की बात करेंगे, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन, समझ रहे हैं इसका मतलब? कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन मोटिवेशन। ये नहीं आपको मोटिवेट करेगा, मोटिवेट कर दो, प्रैक्टिस करूंगा, मोटिवेट नहीं। मोटिवेट आप कितने दिन रहोगे, ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, नहीं। आपको कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है कि अगर जिस दिन आप मोटिवेट भी नहीं होगे ना, उस दिन भी आप प्रैक्टिस करोगे, उस दिन भी आप क्लास देखोगे, उस दिन भी आप क्वेश्चन लगाओगे। तो कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन मोटिवेशन, ठीक है। तो आपको इस पर भी ध्यान देना है कि हमें कोई मोटिवेट कर दे, आपको डेली कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करनी है। कोई स्टूडेंट है, कोई बच्चा है, कितना मन में मोटिवेटेड हो, ठीक है, कितने दिन करेगा, 1 दिन कर लेगा, 2 दिन कर लेगा, तीसरे दिन छोड़ देगा, चौथे, बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं, 2 दिन कर लेते हैं, 3 दिन छोड़ देते हैं। आपको आदत डालनी कि आपको डेली पढ़ना है। अगर आप बीमार हो ना, उस दिन भी आप डेली पढ़ो, मतलब थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली, एक भी दिन आपका स्किप नहीं होना चाहिए। तो कंसिस्टेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट, ओके। देन सॉल्व एटलीस्ट 500+ पजल बिफोर एग्जाम। देखा, मतलब एग्जाम जो आने 500 तो कम है, इसमें कम से कम आपकी 5000 तो होनी चाहिए पजल, मेरे हिसाब से अगर मान के चलो तो आपको 5000, क्योंकि ऐसी दिन इसमें आप 500 लगाओगे, एक सेट में 5 होती है, डेली 50, डेली आपको अगर 5 सेट करनी है पजल के तो 50 क्वेश्चन तो ऐसे हो गया 500 में। इसमें आपको कम से कम 5000 आपको पजल लगानी है एग्जाम से पहले। बिल्कुल देखना, आप एक पजल में 1-1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाओगे। अगर आपको क्रैक इजीली एग्जाम क्रैक करना है तो आपको इस अप्रोच को तो आपको अपनाना पड़ेगा। डेली के 5 सेट लगाया करो, 5, ठीक है, और 1-2 सेट मेंस का भी लगा लिया करो, मेंस को भी लगाना है, मेंस को भी साथ लेके चलना है। तो आपने डेली के तो एग्जाम से पहले खूब हो सके ज्यादा से ज्यादा जितनी हो सके पजल सॉल्व करो, सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करो, करते रहो, बीच में एक भी दिन स्किप नहीं होना। तो आपको 5000 एग्जाम से पहले टारगेट बना लो कि ये सॉल्व करनी है तो करनी है। देन आपका रहेगा फोकस ऑन क्वालिटी प्रैक्टिस नॉट रैंडम स्टडी। आपको क्वालिटी वाले क्वेश्चन उठाने, ये नहीं कि इजी हल्का क्वेश्चन उठा लिया आपने बनकर, नहीं। आपको हो सके तो मतलब पजल की जो प्रैक्टिस करनी है ना, मॉडरेट लेवल की करनी है, मॉडरेट लेवल की करोगे, डिफिकल्ट लेवल की करोगे तो एग्जाम में जो आएगी ना इजीली क्रैक कर दोगे कि हाँ तो बहुत इजी, इससे हमने हार्ड कर। अगर हम हार्ड की आगे डाल लोगे ना,
हार्ड क्वेश्चन भी बन देते, तो इजी तो आपके से आराम से हो जाएंगे। इजी की पहले तो हार्ड ही होंगे आपसे भी, क्योंकि आपने इजी करी, कभी वर्स्ट की प्रैक्टिस करी नहीं। तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, ठीक है। अगर एग्जाम में जाओगे तो इजी क्वेश्चन देखोगे तो चुटकियों में उड़ा दोगे। तो हमेशा जो पजल करनी है ना आपको, जो भी क्वेश्चन किसी के भी क्वेश्चन लगाने हैं ना, क्वेश्चन की क्वालिटी देखना अच्छे से, ऐसा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि इजी कर दिया, एग्जाम में हार्ड दे दिया तो फिर क्या करोगे। अगर मॉडरेट लेवल का एग्जाम आ गया, चलो आप क्लर्क देने जा रहे हो, ठीक है, एग्जाम इजी आता है। अगर मॉडरेट लेवल का एग्जामिनर ने दे दिया तो एग्जामिनर का थोड़ी कुछ पता है, कैसे भी क्वेश्चन बना सकता है। तो प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना है, ना कि इजी के लिए, ठीक है। Then stay calm during difficult reasoning steps. अगर कोई टेक्स्ट डिफिकल्ट आता है तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि ओह माय गॉड, आपके लिए नहीं है वो, सबके लिए वो डिफिकल्ट है। बस आपके उसमें आपको पैनिक नहीं करना है, आपको देखना है कि हाँ हमसे कौन से क्वेश्चन हो रहे हैं, जो आपके लिए है वो सबके लिए आएगा, आपके स्पेशल के लिए नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको काम रहना है, बस आपका दिमाग होना चाहिए कि हाँ हम करेंगे। कोई ऐसे एक ही तो क्वेश्चन आएगा ना, हार्ड जो भी आएगा सारे तो नहीं होंगे, तो उसको स्किप करके आपको बाकी पे ध्यान देना है। तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। Then believe in yourself and trust the process. मान लो कि आपने प्रैक्टिस करी, आपका जो है रिजल्ट नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, कंसिस्टेंस रहो, डेली करो, आ जाएगा रिजल्ट। बिलीव, ट्रस्ट करो। ये जो प्रोसेस है ना, ये जितना भी मैंने बताया ना आपको प्रोसेस, ये इनमें टाइम लगता है, एकदम नहीं हो जाएंगे आपके, एक दिन में नहीं हो जाएंगे। टाइम, टेक योर टाइम, अपना टाइम दो, धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए तो सब इजी होगा, कर लेंगे, कितना में कर रखा होगा। लेकिन जो अभी मतलब जो नहीं पता, बीच में गैप ले लेते हैं कुछ प्रॉब्लम की वजह से, तो उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। तो लिखा है ना इसमें, बिलीव इन योरसेल्फ एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, तो आपको इस पर ट्रस्ट करना है, ठीक है, अपना ऊपर ट्रस्ट करना है। इस टाइम आपको पता है एग्जाम आ रहा है, तो आपको बिल्कुल बीमार नहीं होना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ठीक है। पूरे प्रोसेस को धीरे से एनालाइज करो, अच्छे से अपने ऊपर काम करो, कहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है वो देखो, आप मिस्टेक देखो अपनी, देन उसकी प्रैक्टिस करो। जिस टॉपिक में आपकी नहीं हो रहे क्वेश्चन, आपसे नहीं बन रहे, उसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करो। कैसे नहीं बनेंगे, एक बनेगा, दो, किसी भी नहीं बनेंगे, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। एकदम आप यहाँ से एकदम ध्यान पहुंच जाओगे, यहाँ यहाँ यहाँ, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, ठीक है। एकदम से आप हाई पे नहीं पहुंच जाओगे, तो अपने आप को टाइम दो, हो जाएगी प्रिपरेशन। बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, 80 दिनों में अपने एग्जाम को लेके चलना है। अच्छे से अपने डेली के कंप्लीट बनाया करो, उसको डेली पूरी कंप्लीट करके सोया करो, ठीक है। ये नहीं कि आपने आधी करिए आधी नहीं करिए, पूरी करो, देन उसको कंप्लीट करके सो, ठीक है। बस यही कहूंगी कि आप एग्जाम आने वाले हैं, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है। इन सबको एक बार दोबारा से आप देख लेना एक बार, ठीक है। तो उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और ये टाइम ऐसा है, आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। अगर आप नया पढ़ोगे तो पुराना रिवाइज करने को आपके पास टाइम नहीं बचेगा। तो आपने रीडिंग का तो ऑलमोस्ट सबका ही सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। अगर जिनका भी नहीं हुआ है तो ध्यान है पजल और सिटिंग रहेगी, इनकी खूब भर भर के क्वेश्चन करने, क्योंकि आपका 50% आपका इसी से क्लियर हो जाता है, 50 to 60, कभी कभी आपकी ज्यादा भी पजल आ जाती है। जो आपके अल्फान्यूमेरिक कोडिंग, इनके जो क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट 8-9 आते हैं, 10-11 आ जाएंगे। जितने भी आपके क्वेश्चन दिखेंगे आपको पजल के ही दिखेंगे, तो आपकी इनकी भी खूब सारी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और अगर आपको बाकी अगर आपको क्वांट की भी स्ट्रेटेजी चाहिए, क्वांट जी करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें, तो आप कमेंट कर देना, देन हम इसकी भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको बस यही करना है, अच्छे से अपने ऊपर काम करना है। जो आपने वीक एरिया है उन्हें एनालाइज करो, उसको नोट करो, देन उसकी प्रैक्टिस करो, उसके कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर करो, और ध्यान रहे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। जितना आपने रिवाइज करा है उसको ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। पुरानी ही रिवाइज करनी है। कि अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल, और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये स्ट्रेटेजी कैसी लगी। और अगर आपको प्रैक्टिस करने के लिए कोई वीडियो वगैरह चाहिए, आपको नहीं मिलती है, सोर्स वगैरह नहीं होता है प्रैक्टिस का, कि हम प्रैक्टिस कहाँ से करें, ऐसे क्वेश्चन नहीं मिलते हैं हमें अच्छे लेवल के, तो मेरे टेलीग्राम चैनल है, मेरे बायो में अदीबा सैफी बैंकर के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं।
डेली आपको पीडीएफ मिलती है, वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलते हैं डेली। ठीक है, उसमें मैं भी डेली प्रैक्टिस करती हूँ उन क्वेश्चन की, जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ वही आपको सेम सबको सेंड करती हूँ, तो आप भी उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। ओके बाय, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सबको एग्जाम के लिए। ओके बाय।